इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक होगा नाउन, काइंड्स ऑफ ए नाउन। नाउन्स की बुनियादी तौर पर 5 इकसाम होती हैं, जिनमें से सबसे पहले प्रॉपर नाउन, इसके बाद कॉमन नाउन, नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें सबसे पहले जो आता है उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी इस्म मार्फा क्या होता है? प्रॉपर नाउन ऐसा इस्म या ऐसा नाम जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, उसको प्रॉपर नाउन का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स का नाम बोलते हैं असलम, अनवर, ये किसी शख्स के नाम हो सकते हैं। इसी तरह से किसी चीज़ का नाम, मसलन दी हॉली कुरान, कुरान पाक का नाम लिया जा रहा है। इसी तरह लाहौर एक सिटी का नाम लिया जा रहा है। लिहाजा इस्म मारफा या प्रॉपर नाउन एक ऐसा इस्म होता है जिसमें किसी ख़ास शख्स, चीज़ या मकाम की तरफ इशारा किया जाता है। और इसको मैंने आपको मिसालों से भी समझाया। प्रॉपर नाउन के बाद दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसा इस्म जो किसी आम चीज़, जगह या शख्स का नाम हो। मसलन पिछली मिसाल में मैंने आपको समझाया था कि प्रॉपर नाउन में असलम है, लेकिन अगर असलम को बोला जाए ए बॉय, एक लड़का, तो इसमें हमें यह मखसूस इशारा नहीं मिलता कि किसकी बात हो रही है। लिहाजा ए बॉय जो है एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से कहा जाए सिटी, शहर, तो शहर में भी किसी ख़ास शहर की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा, इसलिए ए सिटी जो है ये भी एक कॉमन नाउन है। इसके अलावा जिस तरह से होली कुरान की मिसाल मैंने आपको दी थी प्रॉपर नाउन में, इसी तरह कॉमन नाउन में अगर कहा जाए ए बुक, तो ए बुक में भी किसी मखसूस किताब की तरफ इशारा नहीं मिलता, बल्कि ये एक ख़ास आम किताब का नाम बताया जा रहा है, जिसमें किसी ख़ास किताब की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ किताब की तरफ इशारा है। और हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी कि हमने किस किताब की बात की है। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टिव नाउन। बाज़ औक़ात किसी इस्म को जो है जमा की सूरत में बोला जाता है, यानी इस्म जमा कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा इस्म होता है जिसमें किसी चीज़ को 2 या 2 से ज़्यादा की मिकदार में बोला जाता है, यानी वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का ग्रुप होता है। मसलन क्लास कहा जाएगा तो इससे किसी एक फ़र्द वाहिद की तरफ इशारा नहीं होगा, बल्कि उस क्लास में जितने लोग शामिल होंगे उन सब को क्लास का नाम दिया जाएगा। इसी तरह से लफ्ज़ टीम बोला जाए तो टीम भी जो है एक शख्स की नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारे लोगों का मजमूआ होती है। लिहाजा ऐसा नाउन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों, चीज़ों या मकामात का ग्रुप शामिल हो, उसको कलेक्टिव नाउन का नाम दिया जाता है। काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसा इस्म जो किसी ख़ास मादे का नाम हो और जिससे दूसरी अशिया बनती हैं। मसलन हम आयरन बोलते हैं, लोहा एक धात का नाम है और इससे दूसरी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। इसी तरह से गोल्ड का नाम लिया जाए, गोल्ड, सोना एक धात का नाम है और इससे भी दीगर कई चीज़ें बनाई जाती हैं। लिहाजा गोल्ड, वुड, आयरन, ये ऐसी चीज़ें, ऐसे ख़ास मादे का नाम जिससे दूसरी अशिया बनाई जाती हैं, उसको मटेरियल नाउन का नाम दिया जाता है। मटेरियल नाउन के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसा इस्म जो किसी इस्म की खूबी या खामी को बयान करे, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दिया जाता है। मसलन हार्डनेस, सख्ती, ये एक खूबी है किसी इस्म की। इसी तरह से वीकनेस, ये भी किसी इस्म की खूबी बयान की जा रही है। और इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें किसी इस्म की खामी या खूबी को बयान किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें किसी इस्म की खामी या खूबी को बयान किया जाता है
लिहाजा अब तक हमने 5 जो उन्वानात हैं काइंड्स ऑफ ए नाउन के, उसके बारे में पढ़ा। ये मैं आपको एक मरतबा फिर दोहराता चलूँ कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होती हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले इस्म मारफा, ख़ास चीज़ या जगह के नाम को इस्म मारफा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी चीज़ है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी आम चीज़, जगह या मकाम के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है। इसके बाद आया था हमारा कलेक्टिव नाउन, जब किसी इस्म को जमा की सूरत में बोला जाता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का नाम एक ग्रुप की शक्ल में लिया जाता है तो उसको कलेक्टिव नाउन का नाम दिया जाता है। चौथा टॉपिक हमारा था मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? ऐसा इस्म जो किसी ख़ास मादे का नाम हो, उसको मटीरियल नाउन का नाम दिया जाता है। जैसा कि वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एक ख़ास मादे का नाम है और इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, लिहाजा इनको मटीरियल नाउन का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट काइंड थी या लास्ट किस्म थी नाउन की, वो थी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसा इस्म जिसमें किसी दूसरे इस्म की खामी या खूबी को बयान किया जाए, उसको अब्स्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। जैसा कि हार्डनेस, वीकनेस, ये सब जो है काइंड्स ऑफ ए नाउन है। इससे पहले हमने काइंड्स ऑफ ए नाउन के बारे में जाना। हमारा अगला टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ जो किसी ख़ास इस्म की जगह पर बोला जाए, उसको प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। जब भी हम आपस में कोई बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर उसके 3 अहम किरदार होते हैं। एक शख्स वो होता है जो बात कर रहा होता है, दूसरा वो जो हमारे सामने होता है और जो हमारी बात सुन रहा होता है, तीसरा किरदार है वो शख्स या वो चीज़ या वो मकाम जिसके बारे में बात की जा रही होती है। लिहाजा इसकी बुनियादी तौर पर 3 हालतें होती हैं। मसलन पहली हालत ये कि बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, और दूसरा वो जिससे बात की जा रही होती है उसको सेकंड पर्सन कहा जाता है। इसी तरह जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? अगर हम वाहिद अकेला एक आदमी सिर्फ अपनी नुमाइंदगी कर रहा होता है, अपनी बात कर रहा होता है, तो ऐसी हालत में जो है वो मैं का लफ्ज़ बोलता है, मैं की इंग्लिश आई। और अगर वो एक अपने अलावा किसी दूसरे को भी साथ मिलाकर जमा की सूरत में किसी की नुमाइंदगी कर रहा होता है तो उसको वी, WE, लिहाजा जो बात करने वाला है वाहिद हालत में आई और जमा की हालत में वही, लिहाजा इसको फर्स्ट पर्सन का नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आया? फर्स्ट पर्सन में है आई और वही। सेकंड पर्सन में क्या है? वो जो हमारी बात सुन रहा होता है, वो वाहिद हालत में भी यू, आप या तुम, और जमा की हालत में भी यू, आप या तुम की हालत में यूज़ होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है और वो अमूमी तौर पर वहाँ हाजिर नहीं होता, उसके बारे में गायबाना तौर पर बात की जा रही होती है। ऐसी हालत में जो है वो थर्ड पर्सन के तौर पर हम ही, शी, इट, दे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इससे के अलावा आपको बताते चलें कि हर पर्सन जो होता है इसकी बुनियादी तौर पर 3 हालतें होती हैं। पहली हालत सब्जेक्टिव, सेकंड पोसेसिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव हालत। सब्जेक्टिव हालत को उर्दू में फ़ाइली हालत कहा जाता है। इसी तरह से पोसेसिव हालत जो होती है उसको इंग्लिश में मलकिय, पोसेसिव और उर्दू में मलकियती हालत कहा जाता है। तीसरी जो हालत इसकी होती है वो ऑब्जेक्टिव या मफूली हालत कहलाती है। लिहाजा हम अब इसको डिटेल से देखते हैं कि हर पर्सन जो है इसकी कौन कौन सी सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव हालतें हैं। लिहाजा फर्स्ट पर्सन के तौर पर जो है अगर सिंगल के तौर पर लेंगे तो हम लेंगे आई को। आई इसकी सब्जेक्टिव हालत है,
इसी तरह इसकी जो मलकियती या पोसेसिव हालत है उसमें हम बोलेंगे इसको माई या माई। और तीसरी हालत जो होती है इसमें कहा जाता है मी। लिहाजा आई इसकी सब्जेक्टिव हालत, माई इसकी पोसेसिव हालत और मी जो है इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है। इसी तरह से जब हम इसको प्लूरल जमा की सूरत में लेंगे तो ऐसी हालत में इसकी सब्जेक्टिव हालत वही मलकियती या पोसेसिव हालत जो होगी वो आवर या आवर्स, और तीसरी मफूली हालत जो होगी या ऑब्जेक्टिव हालत जिसको कहा जाए वो होगी अस। लिहाजा फर्स्ट पर्सन के बारे में एक मरतबा फिर आपको बताते चलें। बात करने वाला आई वी, आई की हालतें आई, माई, माइन और मफूली हालत माइन। इसी तरह से वी की सब्जेक्टिव हालत वी, मलकियती हालत आवर या आवर्स, और तीसरी हालत जो है ऑब्जेक्टिव उसको कहा जाएगा अस। फर्स्ट पर्सन के बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है, और ये वाहिद में भी यू इस्तेमाल होता है और जमा में भी यू ही इस्तेमाल होता है। और इसकी जो सब्जेक्टिव हालत है वो है यू, और इसकी मलकियती या पोसेसिव हालत जो है उसको कहा जाता है योर, और इसकी जो मफूली या ऑब्जेक्टिव हालत है उसको कहा जाता है यू या योर्स। इसी तरह से जो हमारा थर्ड पर्सन है और जिसके बारे में पहले आपको बताया कि ये आम तौर पर गायब होता है, यानी वहाँ पर मौजूद नहीं होता और इसके बारे में बात की जा रही होती है, ये थर्ड पर्सन होता है। इसमें मेल जेंडर के लिए ही और फीमेल जेंडर के लिए जो है इसको शी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर कोई बेजान चीज़ की तरफ इशारा करना हो या बेजान चीज़ के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर ही शी की जमा ली जाए तो वो कहलाती है दे। अब इन सब का अलग अलग जो है जायज़ा लेते हैं कि इनकी सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव हालात क्या होते हैं। इसकी जो सबसे पहली हालत है सब्जेक्टिव, उसमें हम लेते हैं थर्ड पर्सन के तौर पर ही को। इसकी सब्जेक्टिव हालत ही, इसकी पोसेसिव या मलकियती हालत जो है हिज, और इसकी जो मफूली या ऑब्जेक्टिव हालत है उसको कहा जाता है हिम। इसी तरह से शी, हर, हर्स और हर, यानी शी इसकी है सब्जेक्टिव हालत, हर इसकी पोसेसिव या मलकियती हालत, और हर या हर्स जो है इसकी ऑब्जेक्टिव या मफूली हालत कहलाती है। इसी तरह से जो है इट को लिया जाएगा। इट है इसकी सब्जेक्टिव हालत, इट्स इसकी मलकियती या पोसेसिव हालत, और इट इसकी थर्ड मफूली या ऑब्जेक्टिव हालत कहलाएगी। इसी तरह से जब ही और शी को जमा के तौर पर लेंगे तो इसके लिए वर्ड यूज होता है दे। दे में क्या है, दे इसकी जमाई हालत है, यानी इसमें जो है ही या शी दोनों के जमा के तौर पर जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है दे। दे की सब्जेक्टिव हालत क्या है, दे, और इसकी पोसेसिव या मलकियती हालत कहलाती है देयर या देयर्स, और इसी तरह जो है इसकी मफूली या ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो कहलाती है देम। लिहाजा आज आपको हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है मुख्तसर तौर पर बताया। उम्मीद है कि आप हमारी बात समझने में कामयाब हुए होंगे। इसके अलावा अगर हमारी कोई बात आप वाज़ेह तौर पर नहीं समझ सकते तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर कमेंट्स के बाद जो है उसका जवाब आपको बेहतर तौर पर वज़ाहत के साथ बयान कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे इंग्लिश ग्रामर पर दिए जाने वाले लेक्चर्स, जो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान ज़बान में बयान किए जाएँ, उनको समझ सकें और उनको जानकर जो है आप एक बेहतर इंग्लिश समझने में कामयाब हो सकें। इससे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था नाउन के बारे में, नाउन की इकसाम के बारे में, यानी काइंड्स ऑफ नाउन्स। इसमें हमने जाना था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन
कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी प्रॉपर नाउन की खूबी या खामी को बयान करता है। मसलन प्रॉपर नाउन में हम ये समझते हैं कि जब किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम लिया जाता है तो उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन। मसलन हम कहते हैं कि पाकिस्तान, जब हमने पाकिस्तान का नाम लिया तो हमारे जहन में एक ख़ास मुल्क का नाम आता है। इसी तरह से पाकिस्तान होना जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ जो इसकी सिफ्त बयान की जाएगी, पाकिस्तान के साथ अगर किसी को कहा जाए पाकिस्तानी तो पाकिस्तान प्रॉपर नाउन होगा, जबकि पाकिस्तानी होना जो है ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह से इंडिया के लिहाज से जो है किसी को इंडियन कहा जाए तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, जबकि इंडियन होना एक एडजेक्टिव है और इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। इसी तरह से हम कहते हैं कि चाइना एक प्रॉपर नाउन है, जबकि चाइना की मुनासबत से जो है किसी को चाइनीज़ कहना एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसा इस्म जो किसी नाउन की ज़ाती खूबी या खामी को बयान करे उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। मसलन हम किसी के बारे में कहें कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसके बारे में, ये बॉय के बारे में बात हो रही है, जबकि गुड अच्छा होना जो है उसकी ये खूबी है, और गुड जो है बतौर एडजेक्टिव लिया जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? ऐसा एडजेक्टिव जिसमें एक नाउन की, एक प्रॉपर नाउन की खूबी या खामी को बयान किया जा रहा है। मसलन हम कहते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें अच्छे होना जो है ये गुड एक क्वालिटी है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जब किसी इस्म की खूबी या खामी को मिकदार के साथ जाहिर किया जाए तो उसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। मसलन सम, ए फ्यू, मोर, ऑल, ये सब जो हैं ये किसी इस्म की खूबी या खामी को मिकदार के साथ जाहिर कर रहे हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाएगा। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव्स ऑफ न्यूमरल्स। जब किसी इस्म की खूबी या खामी को नंबर्स के साथ, तादाद के साथ जाहिर किया जाए तो उसको जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबरल्स कहा जाता है। मसलन हम कहते हैं कि देयर आर 2 बर्ड्स, 2 परिंदे हैं, तो इसमें जो है 2 एक तादाद के साथ जाहिर हो रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबरल्स कहा जाएगा। नंबर्स को भी जाहिर करने के 2 तरीके हैं, या इसको समझने के भी 2 तरीके हैं। एक होता है डेफिनेट नंबरल्स, इसमें जो है किसी भी चीज़ की तादाद जो है वो नंबर्स में हमें मालूम होती है। मसलन हम कहें कि देयर आर 4 बॉयज़, तो इसमें जो है 4 नंबर्स की तादाद के साथ जाहिर किया जा रहा है, लिहाजा ये एक डेफिनेट एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर किसी चीज़ के बारे में जो है तादाद की बात तो की जाए, लेकिन उसमें तादाद को जो है डेफिनेट तौर पर जाहिर ना किया जाए और उसमें हकीकी और असली तादाद मालूम ना हो, तो उसको जो है इनडेफिनेट नंबरल्स एडजेक्टिव्स कहा जाता है। मसलन ये कहा जाए कि आई हैव ए फ्यू बुक्स, इसमें बुक्स के बारे में कहा जा रहा है कि मेरे पास चंद किताबें हैं, लेकिन ए फ्यू जो है इसमें हमें सही तौर पर ये मालूम नहीं हो पा रहा कि इसमें जो है इसकी एग्जैक्ट, इसकी असल तादाद कितनी है। लिहाजा इस सेंटेंस में जो है ए फ्यू होना जो है ये एक इनडेफिनेट नंबरल्स एडजेक्टिव है। न्यूमरल्स एडजेक्टिव्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उसकी खूबी या खामी को बयान करते हैं तो उसको जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। मसलन हम ये सेंटेंस बोलें कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, इसमें जो है एक किताब की तरफ चूँकि इशारा करके कहा जा रहा है, लिहाजा ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है।
इसमें जो है दिस ये इशारा कर रही है ए बुक, एक किताब की तरफ, लिहाजा ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसी तरह से हम किसी के बारे में कहें कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें जो है दे वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो है वो उनकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, लिहाजा दे जो है इस सेंटेंस में एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें किसी इस्म की सिफात को, उस इस्म की खूबी या खामी को जो है मजमूए में से लिया जाता है। मसलन हम ये कहें कि कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ सच है, तो इसमें कुरान पाक जो है ये बहुत सारे अल्फाज का मजमूआ है, लेकिन इसमें जो है एक मजमूए में से एक एक को जब लिया तो इसको जो है कहा जाएगा कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लिहाजा जब भी किसी चीज़ के मजमूए में से किसी चीज़ की खूबी या खामी को लिया जाता है तो उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसमें अल्फाज के तौर पर मसलन कह सकते हैं कि एवरीवन ऑफ अस इज़ हार्ड वर्किंग, हम में से हर एक। इसमें से एवरी जो है ये बहुत सारों के मजमूए को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन एवरीवन इसमें से जो है मजमूए में से फिर एक सिंगल को लिया है, लिहाजा ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का लफ्ज़ी मतलब होता है सवालिया। एडजेक्टिव क्या है? सिफ्त है। एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम में जो है सिफ्त के साथ साथ उसके सवालिया निशान को भी ज़ाहिर करे। मसलन हम ये कहें कि हु नॉक्ड एट द डोर, इस सेंटेंस में जो है हु ये एक सवाल को भी ज़ाहिर कर रहा है और किसी की तरफ इशारा करके भी बोला जा रहा है कि ये हु नॉक्ड एट द डोर। इस सेंटेंस में जो है हु एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। हु के अलावा जो है आप मसलन ये कह सकते हैं कि विच, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। इसमें जो है विच एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब आगे चलते हैं और टॉपिक है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि किसी इस्म की मलकियत को ज़ाहिर करता है। मसलन हम कहें कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। इसमें माई जो है एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में जो है माई एक पोसेसिव एडजेक्टिव है वह है। मसलन हम ये सेंटेंस बोलें कि दिस इज़ आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है, तो इस सेंटेंस में जो है आवर एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से माई, माइन, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब चलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसमें किसी इस्म की खूबी या खामी को ज़ोर देकर बयान किया जा रहा हो। मसलन ये कहा जाए कि वीकनेस बाय हेल्थ इज़ द हर्डल इन हिज सक्सेस, उसकी जिस्मानी कमज़ोरी उसकी कामयाबी की राह में रुकावट है। तो इस सेंटेंस में जो है वीकनेस एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि ज़ोर देकर बोला जा रहा है इसमें वीकनेस को, लिहाजा वीकनेस जो है इस सेंटेंस में एक एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। इसी तरह से हम दूसरा लफ्ज़ बोलते हैं कि हम कहें कि बिकॉज ऑफ इडलनेस ही डजंट वर्क, सुस्ती की वजह से वो काम नहीं करता। इसमें जो है इडलनेस जो है उसकी एक ऐसी सिफ्त है जिस पर जोर दिया जा रहा है, लिहाजा इसको भी जो है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाएगा। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें किसी इस्म की सिफ्त को हैरत के साथ बयान किया जाए उसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। मसलन हम ये सेंटेंस बोलें कि व्हाट अ फाइन सीन इज़ दिस, ये कितना खूबसूरत मंज़र है। इसमें व्हाट अ फाइन
व्हाट आ फाइन। इसमें जो है व्हाट आ फाइन एक ऐसा सेंटेंस है जो कि एक हैरत का इजहार कर रहा है और अपने अंदर जो है अपने इजहार को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हाउ मच यू विल वर्क, कि हाउ मच हार्ड वर्किंग यू आर, कि तुम कितने सख्त मेहनती हो। इस सेंटेंस के अंदर हाउ मच जो है एक तरफ जो है सवालिया सा इजहार कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है किसी की खूबी या खामी को जो है बहुत तवज्जो के साथ और हैरत के साथ इजहार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। किस तरह से? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्या होती है? इसमें किसी एक चीज़, शख्स या जगह का किसी दूसरी चीज़ से मुकाबला नहीं होता, बल्कि इसमें जो है वो सिर्फ अपनी ही खूबी को बयान कर रहा होता है। मसलन हम ये एक सेंटेंस बोलते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय। इसमें जो है गुड एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो है उसकी ज़ाती खूबी को बयान कर दिया गया, जबकि उसका किसी से जो है कंपटीशन, मुकाबला ज़ाहिर नहीं किया गया। लिहाजा फर्स्ट डिग्री ऐसी डिग्री होती है एडजेक्टिव की जिसमें जो है उसका किसी से तकाबली जायज़ा नहीं लिया जाता, बल्कि वो सिर्फ अपना ही बयान ज़ाहिर कर रहा होता है। जबकि फर्स्ट डिग्री के बाद जो दूसरी डिग्री होती है इसमें 2 चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है और इसको कंपेटिटिव डिग्री भी कहा जाता है। कंपेटिटिव डिग्री क्या होती है? जब 2 चीज़ों का आपस में जायज़ा लिया जाता है और उनमें किसी एक को अच्छा या बुरा जाहिर किया जाता है तो उसको जो है सेकंड डिग्री बोला जाता है। जबकि तीसरी डिग्री जो है वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। वो 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जब मुकाबला जाहिर किया जाए, उनका कंपैरिजन आपस में किया जाए और उस कंपैरिजन के अंदर किसी एक चीज़ को बाकी चीज़ों से या ज़्यादा अच्छा बयान किया जाए या बाकी चीज़ों के मुकाबले में उसको कमतर बयान किया जाए, तो उसको जो है सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। डिग्रीज के बारे में हम थोड़ा सा मशक करते हैं कि एक लफ्ज़ है हमारे पास गुड। इसमें गुड जो है किसी के बारे में अगर आप गुड कह देंगे तो उससे जो है उसकी अपनी ज़ाती खूबी तो बयान हो जाएगी, लेकिन उसका किसी से तकाबली जायज़ा नहीं होगा। जैसा कि ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, इसमें इसका किसी से मुआजना या मुकाबला नहीं है। जबकि दूसरी डिग्री में अगर हम इसको इस तरह से बोलें कि आरिफ इज़ बेटर स्टूडेंट दैन दानिश, तो इसमें जो है आरिफ को जो है बेहतर बयान किया गया है दानिश की निस्बत। लिहाजा जब आरिफ और दानिश का कंपैरिजन आएगा तो इसको जो है दूसरी डिग्री बेटर, बेहतर तौर पर बयान कर रही है। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट में 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, तो उनमें से जब किसी के बारे में इस तरह से बोला जाए कि देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास बट दानिश इज़ बेस्ट ऑफ ऑल, तो इस सेंटेंस के अंदर दानिश को जो है सबसे बेहतर और सबसे अच्छा बयान किया गया है। लिहाजा ये थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है।